आज के टॉपिक में हम डॉपलर इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डॉपलर इफ़ेक्ट एक्चुअली में सबसे पहले साउंड में ऑब्ज़र्व किया गया था और होता ये है कि डॉपलर इफ़ेक्ट में अगर आप रोड पर कभी एक्सपीरियंस किए हो, रोड पर चलें अगर आप और आपके सामने से कोई स्पीड में कार या बाइक हॉर्न बजाते हुए निकले और क्रॉस करे आपको तेज़ी से, तो आपको उसकी हॉर्न की फ्रीक्वेंसी या उसकी पिच में थोड़ा-सा परिवर्तन सुनाई देता है। अचानक शार्प हो जाता है या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नज़र आती है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। इस घटना को डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इसको ये कहा जाता है कि द अपरेंट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज़ कॉल्ड डॉपलर इफ़ेक्ट। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर हैं और किसी रोड के पास खड़े हैं और आपके सामने से कोई तेज़ी से कार निकले हॉर्न बजाती हुई, तो आपको इसकी साउंड में थोड़ा-सा चेंज नज़र आएगा फ्रीक्वेंसी में, शार्पनेस चेंज हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। इस घटना को हम डॉपलर इफ़ेक्ट कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे और आपकी तरफ वो आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। तो इस घटना को इस तरह दिया जाता है। देयर आर 3 केसेस, तो 3 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। पहला, सोर्स मूव कर रहा है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है। मान लीजिए आप रुके हुए हैं और आपकी तरफ कोई तेज़ी से बाइक या कार हॉर्न बजाती हुई आ रही है। दूसरी कंडीशन होती है कि सोर्स स्टेशनरी पर ही रुका हुआ है, आप या कोई मान लीजिए कोई हॉर्न बज रहा हो या कहीं साउंड क्रिएट हो रहा हो और आप वो स्टेशन हो और आप उसको क्रॉस करें तेज़ी से, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। और तीसरी कंडीशन होती है सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों जो हों मूव कर रहे हों। तो इसको चेंज जो होता है फ्रीक्वेंसी में चेंज, वो फार्मूला इस तरह दिया जाता है। न्यू इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो 1 माइनस वी एस बाई वी। ये फार्मूला तब का है जब व्हेन सोर्स मूविंग अवे, जब सोर्स हमारा आपसे दूर जा रहा हो तब फ्रीक्वेंसी में ये चेंज नहीं जाता। ये इसकी ओरिजिनल न्यू जीरो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और न्यू एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। और ये माइनस वी एस आपका सोर्स की वेलोसिटी है और वी आपका साउंड की वेलोसिटी है। वी सोर्स वेलोसिटी, साउंड वेलोसिटी। अब अगर दूसरे केस में सोर्स आपकी तरफ अप्रोच कर रहा हो तब ये माइनस की बजाय प्लस हो जाता है। जब यहाँ क्लियर है कि माइनस का मतलब इस कंडीशन में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। यानी कि अगर आपका सोर्स आपसे दूर जा रहा है, जो सोर्स है साउंड का वो दूर जा रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी में अपरेंट फ्रीक्वेंसी में कमी नज़र आएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको कम नज़र आएगी, साउंड कम सुनाई देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, ऐसा अपरेंट दिखाई सुनाई देगा। और अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा हो, अप्रोच कर रहा हो, तो यहाँ पे क्लियर है कि इस कंडीशन में आपका जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी क्योंकि प्लस में है। तो अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और अगर सोर्स आपसे दूर जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स साउंड की डिक्रीज़ कर जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर दोनों मूव कर रहे हों, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो और सोर्स भी मूव कर रहा हो, तो ये फार्मूला दिया जाता है जिसमें वी ओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, वी एस सोर्स की वेलोसिटी है और वी आपका साउंड की वेलोसिटी है। तो ये घटना साउंड में देखी जाती है। आज का लेक्चर जो है वो साउंड से अलग हटके है, वो लाइट पर इफेक्ट करता है। यानी कि यही डॉपलर इफेक्ट जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी में चेंज नज़र आता है, इसी डॉपलर इफेक्ट को हम लाइट में जब देखते हैं, लाइट के साउंड के अलावा लाइट में देखते हैं, तो इसे हम लोग रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है जब इस घटना को हम लाइट के फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइट की स्पीड अल्टीमेट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें हम किसी वेलोसिटी को न जोड़ सकते और नहीं घटा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में सोर्स की वेलोसिटी या ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के कोई मायने नहीं होते, सिर्फ लाइट की स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि आपका सोर्स जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्जर्वर जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। या तो सोर्स आपकी तरफ आए या आप सोर्स की तरफ आएँ, बस ये इंपॉर्टेंट है रिलेटिव मोशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन किस स्पीड से आ रहा है। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में स्पीड मायने नहीं रखती, सिर्फ रिलेटिव मोशन मायने रखता है। तो अब इस चीज़ को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यही फार्मूला डॉपलर इफेक्ट लाइट के फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसका
इक्वेशन या इसका जो फार्मूला है वो कैसे ड्रा किया जाता है। तो मान लिया कि हमारा डॉपलर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होती है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, या इसको हम लाइट के केस में कहते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो अगर कोई सोर्स आपका लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और ये मूव कर रहा है आपकी तरफ, और लाइट अपनी स्पीड से जा रही है, सी स्पीड से जा रहा है, तो अगर आपकी तरफ ये अप्रोच कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ हो या फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमें v0 है, तो वो जो हमें फ्रीक्वेंसी इसकी नज़र आएगी वो इंक्रीज नज़र आएगी, यानी कि न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू जीरो। और दूसरे केस में अगर ये सोर्स आपसे दूर जा रहा हो, लाइट प्रोड्यूस करते हुए दूर जा रहा हो लाइट, तो आपको जो आप ऑब्जर्वर हैं और आपको जो फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी वो न्यू होगी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको कम नज़र आएगी। तो पहली घटना को जिसमें सोर्स आपकी तरफ आ रहा है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसे हम लोग ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ब्लू शिफ्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या सोर्स आपकी तरफ आता है, और दूसरे केस में जब सोर्स आपसे दूर जा रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, उसे हम लोग रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, और ये कि कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और ये रिलेटिविस्टिक डॉपलर में पूरा जो इक्वेशन है वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का लगता है। तो इसको शुरू करते हैं। मान लिया कि हम दो फ्रेम लेते हैं, एक एस इनर्शियल फ्रेम है और एक दूसरा है एस डैश। दो फ्रेम है एस डैश और एस। एस आपका ये रेस्ट में है और सोर्स आपका जो है वो दूसरा फ्रेम है वो मूव कर रहा है, और ये जो वेलोसिटी इसकी है मान लिया हमने वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमको देखना है कि कैसे डॉपलर इफेक्ट काम करता है रिलेटिविस्टिक केस में। तो मान लिया कि यहाँ पे जो फ्रेम रुका हुआ है, एस रुका हुआ है, इसमें हमने दो टार्च फ्लैश भेजे, फ्लैश ऑफ लाइट दिया, जिसकी टाइमिंग t बराबर 0 और t2 बराबर t, यानी कि दो बार लाइट हमने भेजी, एक 0 पर और ठीक t टाइम के बाद t2 पे, यानी दो फ्लैश लाइट हुई। एक लाइट गई, एक हमने जो टॉर्च ऑन किया मान लिया वो, और दूसरा टॉर्च ऑन किया, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस t सेकेंड का रहा। तो जो टाइम डिफरेंस होगा यहाँ पर वो डेल्टा t होगा, वो हमारा t है, यानी कि जो दो फ्लैशेस गई उसके बीच का टाइम डिफरेंस t हुआ। अब इसी लाइट को, इसी फ्लैश को अगर हम मूविंग फ्रेम से देखें तो हमको जो नज़र आएगा वो टाइमिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। तो जो हमें टाइमिंग नज़र आएगी डेल्टा t डैश नज़र आएगी, उसको हमने मान लिया t डैश। ये जो टाइमिंग है t, यहाँ पर हमको t डैश के बजाय t के बजाय t डैश नज़र आएगी। तो हमको इसमें दोनों रिलेशन निकालना है। अब एस डैश जो है फ्रेम, ये वी वेलोसिटी चल रहा है, तो टी टाइम में ये दूरी कवर कर लेगा। यहाँ पर मानिए हमने कवर कर लिया, ये थोड़ी टाइम में ये दूरी कवर कर लिया वी स्पीड से, इतना इसने टाइम कवर डिस्टेंस कवर लिया, ये डेल्टा एक्स डैश कवर किया। अब ये डेल्टा एक्स डैश कवर किया तो इसके हिसाब से जो ये डिस्टेंस कवर किया ये हमें डेल्टा एक्स दिखाई देगा। जैसे टाइम में फ़र्क नज़र आया था वैसे ठीक इस तरह से डिस्टेंस में फ़र्क नज़र आएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश प्लस वी डेल्टा टी डैश बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया हमने। और ठीक इसी तरह से डेल्टा टी जो होगा फार्मूला वो होगा डेल्टा टी डैश प्लस
डेल्टा एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये मूविंग फ्रेम है, ये चूँकि इसी फ्रेम में है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो रेस्ट जो मूविंग फ्रेम में है उसके लिए इसकी स्पीड जीरो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि वो उसी फ्रेम है जिस फ्रेम में वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ठीक इस तरह से जैसे आप किसी बस में, चलती हुई बस में हो, तो आपके और बस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो जीरो रहेगा। रोड पर जो खड़ा है वो डिफरेंस देखेगा डिस्टेंस में, लेकिन आपके लिए और आपके बस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि आप उसी फ्रेम में हैं जिस फ्रेम में जहाँ बस चल रही है। तो उस कंडीशन में, सिंस द ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड इन मूविंग फ्रेम, देन डेल्टा एक्स डैश होगा वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि हम उसी फ्रेम में है जिस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो मूव कर रहा है, और मूविंग फ्रेम में हमें, इसलिए हमें उसके डिस्प्लेसमेंट जीरो नजर आएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो को हम इन दोनों में पुट करेंगे, तो यहाँ जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू वी डेल्टा टी डैश बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो रखें, ये जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा टी डैश बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में रिलेशन आ गया। यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड डेल्टा टी जो हमने निकाला है वो डेल्टा टी डैश बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हम ज़रा डेल्टा टी को और डिस्कस करेंगे, ये क्या है। डेल्टा टी जो टाइम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे लाइट फ्लैश हुई वहाँ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है डेल्टा टी, और ये इक्वल होगा द एक्चुअल टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू द टाइम पीरियड टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी प्लस जो डिस्टेंस मूव कर रहा है फ्रेम डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि उतनी देर में फ्रेम हमारा आगे जा चुका है। तो ये हमारा फार्मूला होगा टी प्लस डेल्टा बाई सी, और डेल्टा टी डैश हम जानते हैं, एंड डेल्टा टी डैश जो था वो हमारा टी डैश था, यहाँ से इस फ्रेम से जो मूविंग फ्रेम था वहाँ पे डेल्टा टी डैश था। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें 2 से और 3 से, तो जो हमारा डेल्टा टी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे टी प्लस 1 बाई सी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश की जगह टी डैश बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रखें तो हो जाएगा टी प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, सॉरी सी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से रखें हम वी डेल्टा टी जो टी डैश है बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डैश बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये t इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएं अगर हम, तो टी डैश बाई अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ये दोनों, और यहाँ बचेगा 1 माइनस वी बाई सी। टी टाइम पीरियड है, और चूंकि हम जानते हैं कि टी इज इक्वल टू 1 बाई न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और टी डैश इज इक्वल टू 1 बाई न्यू डैश। ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, लाइट आ रही है, और ये हमारा ऑब्जर्व या एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखें, 1 बाई न्यू इज इक्वल टू 1 बाई न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड 1 माइनस वी बाई सी। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपन चेंज करके, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो न्यू ये 1 अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी एंड अगेन अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी में इसको ब्रेक कर सकते हैं सेम टर्म है, और इसे हम ब्रेक कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी। तो एक फैक्टर यहाँ से कट जाएगा, जो बचेगा वो ये न्यू डैश इक्वल टू न्यू अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी। ये टर्म एक कांस्टेंट है, वी बाई सी इस कांस्टेंट है, वी बाई सी इसको हमने बीटा मान लिया, एक नया टर्म कांस्टेंट है। तो न्यू डैश इक्वल टू न्यू अंडर रूट 1 माइनस बीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बीटा। ये एक फार्मूला आया डॉपलर इफेक्ट का, जहाँ पे हमारा न्यू डैश ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है ऑफ लाइट, न्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ऑफ लाइट, वी आपका है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स, यानी रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, कोई भी दोनों में से कोई एक अप्रोच कर रहा है या रिसीड कर रहा है या अप्रोच कर रहा है, और सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो गई। अब इसी चीज़ को चाहें ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में हम अगर चाहें तो इसको इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ लिख सकते हैं। इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट वेवलेंथ में देखी जाती है वेवलेंथ में। तो न्यू डैश इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा डैश एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। चूँकि अपोजिट है तो अगर इसको हम यहाँ रखें इस फार्मूले में सी बाई लेमडा डैश एंड सी बाई लेमडा, तो इसको लेमडा में चेंज करने के लिए, वेवलेंथ चेंज करने के लिए सी बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू सी बाई लेमडा अंडर रूट 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो लेमडा डैश इज इक्वल टू, अगर हम लेमडा लिखें तो ये अंडर रूट चेंज हो जाएगा 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा। तो ये हमारा आया वेवलेंथ में एपरेंट चेंज। अब यहाँ से क्लियर है नाउ इफ सोर्स और ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, यानी कि सोर्स आपका ये है और ऑब्जर्वर आपका ये है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और सोर्स आपसे दूर जा रहा है, यानी कि रिसीड कर रहा है या दूर जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव हम लेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यानी कि बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
अगर सोर्स आपसे दूर जा रहा है तो उसका पॉजिटिव लेंगे। उस कंडीशन में ये वैल्यू चूँकि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 1 प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। 1 से ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि लेमडा डैश इज़ ग्रेटर देन लेमडा, यानी कि हमको एपरेंट वेवलेंथ बड़ी नज़र आएगी, या इस तरह कहें वेवलेंथ इंक्रीजेस। और जब भी वेवलेंथ इंक्रीज़ होता है तो वो लोअर वेवलेंथ हायर वेवलेंथ इंक्रीज का मतलब उसका जो कलर होता है वो रेड की तरफ जाता है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा हो तो हमें उसकी स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट नज़र आता है, यानी कि स्पेक्ट्रम थोड़ा सा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है, इसे हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। इसी का उल्टा, अगर इफ़ सोर्स इज़ अप्रोचिंग टू ऑब्जर्वर, अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, लाइट सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, या आप सोर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपके और सोर्स के बीच की डिस्टेंस कम हो रही हो, यानी आप अप्रोच कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि बीटा फैक्टर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि बीटा इक्वल टू वी बाई सी होता है, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। उस कंडीशन में ये टर्म हमारा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो होगा न्यू लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा अंडर रूट 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा होगा। और इस कंडीशन में ये वैल्यू 1 से कम आएगी, यानी अंडर रूट 1 प्लस बीटा ओरिजिनल में 1 माइनस बीटा इज़ लेस देन 1। और अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा डैश की वैल्यू लेमडा से कम आएगी, यानी कि वेवलेंथ आपकी घट रही है। अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो वेवलेंथ, उसकी अपरेंट वेवलेंथ डिक्रीजेस, और जब वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो अगर आपका सोर्स आपसे दूर जा रहा हो, या लाइट का जो सोर्स है वो दूर जा रहा हो, तो उसे हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं, और अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा हो तो उसे हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और ये डॉपलर इफ़ेक्ट का मेन रोल जो होता है रिलेटिविटी में, वो इम्पॉर्टेंट होता है गैलेक्सीज़ की वेलोसिटी को निकालने के लिए। जैसे फॉर डिस्टेंट गैलेक्सीज़ हमसे हैं, जो गैलेक्सीज़ हैं वो गैलेक्सीज़ के रेडशिफ्ट को देख के, उसके स्पेक्ट्रम को देख के हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो गैलेक्सीज़ हमारी तरफ आ रही है या हमसे दूर जा रही है। तो अगर हमने किसी गैलेक्सी का स्पेक्ट्रम चेक किया और वो नॉर्मल स्पेक्ट्रम से उसका शिफ्टिंग रेड्स की तरफ है, जैसे जो स्पेक्ट्रम मान लिया हमने ले लिया, और ये स्पेक्ट्रम जो हमने चेक किया इस गैलेक्सी का, वो गैलेक्सी का स्पेक्ट्रम नॉर्मल स्पेक्ट्रम से रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। और अगर वो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ब्लू की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्सी हमारे करीब आ रही है। तो रेड शिफ्ट में बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि जो रेड शिफ्ट होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा, और ब्लू शिफ्ट में जेड की वैल्यू नेगेटिव होती है। जो रेड शिफ्ट होता है ये हमारा रेड शिफ्ट पॉजिटिव होगा व्हेन रिसीडिंग, एंड जेड इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, या रेड शिफ्ट नेगेटिव होगा व्हेन अप्रोचिंग। तो हम गैलेक्सीज़ के स्पेक्ट्रम को देखते हैं और उसका स्पेक्ट्रम कॉपी करते हैं, और उस स्पेक्ट्रम को नॉर्मल स्पेक्ट्रम से मैच करते हैं। अगर स्पेक्ट्रम का शिफ्टिंग रेड साइड की तरफ है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैलेक्सीज़ जो है उससे काफ़ी दूर जा रही हैं, और अगर उनका जो शिफ्ट हुआ वो ब्लू साइड की तरफ हुआ तो गैलेक्सीज़ हमारे करीब आ रही हैं। इस चीज़ को हबल ने पहली बार बताया था, रेड शिफ्ट का वो, और हबल शिफ्ट ने ही फार्मूला दिया था कि किसी गैलेक्सी का वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, और ये देख करके कि उसका स्पेक्ट्रम जो है वो रेड शिफ्ट की तरफ है या ब्लू शिफ्ट की तरफ।
तो ये डॉपलर इफ़ेक्ट का एक अहम रोल है रिलेटिविस्टिक फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में डिस्टेंस गैलेक्सी की वेलोसिटी को निकालना। और अभी तक जो नॉर्मली चेक किया गया है वो जेड हमेशा प्लस में ही आया है, और इसी वजह से ये कहा जाता है कि जितनी भी गैलेक्सियाँ हमसे हैं वो सब रेडशिफ्ट में हैं, यानी कि इनवर्स। और ये बेसिक सपोर्ट करता है इस सिद्धांत को, कॉस्मोलॉजी को, कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। ये एक्सपेंशन कॉस्मोलॉजी को सपोर्ट करता है रेडशिफ्ट वैल्यू, क्योंकि हम जितनी भी गैलेक्सीज़ का अभी तक रेडशिफ्ट निकाले हैं वो सारी सारी पॉजिटिव है, यानी कि सब रेडशिफ्ट पॉजिटिव है, यानी कि उनकी वेलोसिटी वो जो हैं जितनी भी गैलेक्सियाँ हैं वो हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यूनिवर्स है अभी भी एक्सपेंड करता चला आ रहा है। तो हबल ने जो रेडशिफ्ट को देखते फार्मूला दिया था वो किसी गैलेक्सी के वेलोसिटी और उसके डिस्टेंस में ये रिलेशन होता है, v = hd। h हबल कांस्टेंट है, और ये d है हमारे गैलेक्सी से हमारे बीच की दूरी, और v है गैलेक्सी की वेलोसिटी। तो हबल द्वारा ये दिया गया फार्मूला से हम किसी डिस्टेंस गैलेक्सी की डिस्टेंस या वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। h हबल कांस्टेंट है। तो ये इसका इक्वेशन है।